हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा पार्ट जो कि है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक परिचय, ये शुरुआत करने जा रहे हैं। भौगोलिक परिचय में हम लोग यहाँ के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती है ये पढ़ेंगे, प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ कुछ घास के मैदान मिलेंगे जिनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पश्चिमी तट, दूसरा है पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा एक लैटिन वर्ड है जिसको मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं जब मैंने उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों को बताया था। तो कार्डिलेरा एक पर्वतों का ही समूह होता है। तो वैसे ही ये पश्चिमी कार्डिलेरा, तो कार्डिलेरा से आप यहाँ मीनिंग निकालिएगा पर्वत। तीसरा भाग है इसका मध्यवर्ती मैदान, और चौथा भाग है पूर्वी उच्च भूमि या पूर्वी भाग में इसके जो पठार हैं उसी को ही हम लोग उच्च भूमि नाम दे रहे हैं। तो इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा के बारे में, और फिर उसी के आसपास ही ये सारी चीजें स्थित है जिसको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैप में बनाते हैं। मैंने कल मैप में इसको बताया था, इजी मैप से बनाइएगा, और ये इजी मैप कुछ इस तरह बनेगा। मैंने कल इसके सारी कंट्रीज को बताया था। आज हम लोग इसमें जियोग्राफिकल फीचर्स में कुछ प्रमुख पर्वतों को देखते हैं। तो यहाँ पास एक प्रमुख कंट्री थी कोलंबिया, ये एक प्रमुख कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया से आगे जाते हैं तो यहाँ पर चार कंट्री आपको दिखेगी, एक वेनेजुएला, एक गुयाना, एक सूरीनाम और एक फ्रेंच गुयाना। फिर इधर नीचे आते हैं तो यहाँ पास तीन कंट्री दिखती है, एक है इक्वेडोर, एक है पेरू, एक है चिली। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री मैंने बताया था बोलीविया, और फिर इसी से लगा हुआ है पराग्वे, और एक कंट्री है यहाँ पर उरुग्वे। तो ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पश्चिमी कार्डिलेरा। और इस पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग है, यहाँ पर पश्चिम साइड में एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसको नाम दिया गया है एंडीज पर्वत। तो जो एंडीज पर्वत है वो यहाँ वेनेजुएला से लेकर पूरे इस देशों से लगते हुए ये चिली तक फैला हुआ है, इस भागों में फैला हुआ है एंडीज। ये एक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो वेनेजुएला से लेकर चिली तक फैला हुआ है। इसी पश्चिमी कार्डिलेरा का मुख्य भाग है एंडीज पर्वत, जो वेनेजुएला से लेकर चिली तक फैला हुआ है। एंडीज पर्वत के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं देखें तो जो एंडीज पर्वत है इसके बारे में याद रखिएगा, ये एक नवीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत क्या होता है ये मैंने एक बार नॉर्थ अमेरिका के जब माउंटेन्स पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था। यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसमें वलन के थ्रू, यानी वहां पर दोनों प्लेटों के टकराने के बाद उसके बीच का भाग ऊपर उड़ जाता है, अर्थात उसमें वलन की क्रिया होती है, और वलन की क्रिया से बनने वाले पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। तो उसी का एग्जाम्पल है एंडीज पर्वत। दूसरा इसके बारे में याद रखिएगा कि यह विश्व का सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रेणी है, विश्व का सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रेणी है। यानी विश्व में जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं उनमें सर्वाधिक लंबी है एंडीज माउंटेन्स। अर्थात इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं
कि इसका अक्षांशीय विस्तार सर्वाधिक है। अक्षांशीय विस्तार सर्वाधिक है। लैटिट्यूड लाइंस यानी जो क्षैतिज लाइनें होती है उसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इसका आप देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार सर्वाधिक है। तो ये है एंडीज माउंटेन्स। इसके कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो कोलंबिया में एक प्रमुख चोटी मैंने बताया था, ये है नेवाडो डेल रूपज। नेवाडो डेल रूपज कोलंबिया में एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। ये याद रखिएगा कि ये कोलंबिया में स्थित है, जो कि एंडीज में ही है। इसके बाद आगे देखिएगा, ये है इक्वेडोर, और इक्वेडोर में एक प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी के बारे में याद रखिएगा, ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी के बारे में याद रखिए कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, इस पर फोकस करिएगा कि यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो विश्व की ऐसी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक और ऊंची चोटी जो इक्वेडोर में ही स्थित है। इसका नाम है चिम्बोराजो या चिमराजो, और चिमराजो भी इक्वेडोर में स्थित एक ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है एंडीज पर्वत जो चिली में फैला हुआ है, और इस साइड है एक कंट्री अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और चिली, इन दोनों के बॉर्डर में एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है ओजस डेल सिलाडोस। इस ओजोस डेल सिलाडोस के बारे में याद रखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। यदि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है तो वो हो जाएगी कोटोपैक्सी। यदि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत तो वो हो जाएगी ओजोस डेल सिलाडोस, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे स्थित है। आगे आएंगे तो इसी एंडीज पर्वत पर एक जगह है जिसका नाम है चुक्की माता। और ये जो चुक्की माता है ये कॉपर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो इसी को ही कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व में तांबे का भंडार या तांबे की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। आगे आते हैं, तो ये है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना वाले पार्ट में इसी एंडीज की एक सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसका नाम है एकांका गुआ। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हो जाएगी एकांका गुआ। और यदि ये पूछ दिया जाए कि एंडीज पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है तो वो भी हो जाएगी एकांका गुआ। तो ये आप याद रखिएगा, एकांका गुआ की लगभग ऊंचाई है 6962 मीटर। यह है एकांका गुआ। ये हो गए यहाँ के प्रमुख पर्वत। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख पठार स्थित हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख पठार स्थित हैं। सबसे पहले देखेंगे यह है इक्वेडोर, और इक्वेडोर के मध्य में स्थित है इक्वेडोर का
पठार। ये जो एंडीज पर्वत है इसका ये मध्यवर्ती भाग, अगर हम लोग इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा उत्तरी एंडीज, ये वाला पार्ट हो जाएगा मध्य एंडीज, और ये वाला पार्ट हो जाएगा ये वाला दक्षिणी एंडीज, ये मध्य एंडीज और ये उत्तरी एंडीज। तो इसी मध्यवर्ती भाग में पठार पाए जाते हैं और इनमें से एक है इक्वेडोर का पठार। तो इक्वेडोर का पठार कहाँ पर है, तो ये इक्वेडोर कंट्री में है, ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। एक ये बोलीविया है और ये है पेरू, और बोलीविया और पेरू के बीच में एक पठार है जिसे कहा जाता है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार, यह बोलीविया का पठार। सबसे पहले देखा हमने इक्वेडोर का पठार, फिर उसके बाद है बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार पेरू और बोलीविया में स्थित है, और इन दोनों के बॉर्डर में एक झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील, और इस टीटीकाका झील के बारे में याद रखिएगा कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है टीटीकाका झील। इसके बाद एक और झील है इसी में जो है बोलीविया में, और इसका नाम है पोपो झील। पोपो झील। आगे आते हैं तो एक पठार मिलता है हमें पैटागोनिया का पठार, जो इस अर्जेंटीना वाला पार्ट में स्थित है। यह है पैटागोनिया का पठार जो अर्जेंटीना वाले भाग में स्थित है। पैटागोनिया का पठार एक गिरिपदी पठार है। गिरिपदी पठार किसको बोलते हैं, जिसके ऐसा पठार जिसके एक ओर पर्वत हो और फिर उससे लगा हुआ एक पठार हो, यानी एक ओर जिसके पर्वत स्थित हो उसे हम लोग बोल देते हैं गिरिपदी पठार। तो उसी प्रकार के पठार का एग्जाम्पल है पैटागोनिया का पठार। इसी से रिलेटेड एक मरुस्थल है, यानी पैटागोनिया नाम से ही एक मरुस्थल भी है, चूंकि ये एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत के इधर राइट साइड में वृष्टि छाया क्षेत्र निर्मित होता है, तो यहाँ एक शुष्क शीत मरुस्थल भी निर्मित होता है जिसे पैटागोनिया का मरुस्थल भी कहते हैं। तो इसके इस साइड में पैटागोनिया का मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक पठार है जिसका नाम है, ये ब्राजील है और ये बोलेविया, इन दोनों के मध्य में एक पठार है जिसका नाम है मातो ग्रासो का पठार। मातो ग्रासो का पठार ये बोलीविया और ब्राजील के मध्य में है, यानी बोलीविया और ब्राजील में स्थित है मातो ग्रासो का पठार। तो मैंने 3 पठार बताए, एक बताया इक्वेडोर का पठार, दूसरा बताया पैटागोनिया का पठार, यह है पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार, और यह है मातो ग्रासो का पठार। इसके अतिरिक्त ब्राजील में भी एक पठार है जिसको हम लोग ब्राजील उच्च भूमि भी नाम दे देते हैं। तो ये ब्राजील है पूरा कंट्री, और इस ब्राजील में एक उच्च भूमि है जिसको ब्राजीलियन उच्च भूमि कहते हैं, और यही है ब्राजील का पठार। ब्राजील का पठार। इसके बाद आगे इसके ऊपर जाते हैं तो ये है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, और थोड़ा सा इधर पूर्वी भाग वेनेजुएला का, इन सबको मिलाकर एक पठार बनता है। यहाँ पर एक पठार निर्मित है जिसका नाम है गुयाना का पठार। गुयाना का पठार। तो ये एक पठार है जिसका नाम है गुयाना का पठार। तो ये इसके पठारी भाग हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं। आप इसको नोट करते चलिएगा। ये है हमारा एंडीज पर्वत, और ये चिली इधर है पेरू, और ये है बोलीविया। तो पेरू और थोड़े से भाग में पेरू में
और इधर पूरे चिली वाले भाग में, इसके इस साइड लेफ्ट साइड में एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ये एक मैंने इस मरुस्थल का नाम बताया जिसका नाम याद रखिएगा आटाकामा का मरुस्थल, जो थोड़े से भाग चिली में और फिर इधर पूरी तरीके से थोड़े से भाग पेरू में और फिर इधर नीचे पूरी चिली में स्थित है, जिसका नाम है आटाकामा का मरुस्थल। और आटाकामा के मरुस्थल के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा का मरुस्थल। यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पेरू है और पेरू के इधर एक ठंडी जलधारा बहती है और ठंडी जलधारा बहने के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है और वर्षा न होने के कारण यह क्षेत्र सूखा रह जाता है, जिससे यहाँ एक मरुस्थल बन जाता है। और इसी मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है अरिका, जो चिली में स्थित है। ये चिली में है अरिका, और इस अरिका के बारे में याद रखिएगा कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है अरिका। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है अरिका। एक मैंने आपको और यहाँ पर मरुस्थल अभी भी बताया था, जो है पैटागोनिया का मरुस्थल, जो यहाँ पर रॉकी के वृष्टि छाया क्षेत्र में निर्मित है। तो ये है पैटागोनिया का मरुस्थल। तो ये मुख्य दो मरुस्थल आप यहाँ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रमुख घास के मैदानों के बारे में। अक्सर घास के मैदानों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आगे ध्यान रखिएगा। ये है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में एक घास का मैदान पाया जाता है इस वाले पार्ट में, और इस घास के मैदान का नाम है पंपास घास के मैदान। पंपास घास के मैदान याद रखिएगा। जब मैंने उत्तरी अमेरिका पढ़ाया था तो उसमें एक घास के मैदान बताया हूँ जो कनाडा और यूएसए में स्थित है, जिसका नाम है प्रेयरी घास का मैदान। तो प्रेयरी घास का मैदान एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान था। ये हम हमारा ग्लोब देखें तो ये ग्लोब में है 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, और इसके इधर 23.5 डिग्री और इधर ऊपर 23.5 डिग्री, एक कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इसके जस्ट आगे का क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये वाला जो पार्ट है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बस हम लोग देखेंगे तो ये इस भाग से होकर 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरती है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे वाला पार्ट शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो ये पंपास घास का मैदान है, ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित घास का मैदान है, जो कि बहुत ही मुलायम और लंबे होते हैं। मुलायम और लंबे होते हैं। इसमें दो जगह के नाम याद रखिएगा, एक है रोजेरियो और एक है वाहिया ब्लांका या ब्लांका वाहिया, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ब्लांका वाहिया। इन दोनों के बीच में एक अर्धचंद्राकार गेहूं उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है, जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। रोजेरियो से वाहिया ब्लांका तक एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र बनता है, जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज याद रखिएगा, रोजेरियो और वाहिया ब्लांका ये गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो पंपास घास के मैदान है, इसमें जो पशु घास के जो फॉर्म पाए जाते हैं, घास के फॉर्म, उनको कहा जाता है एक्टांसिया। जो घास के फॉर्म पाए जाते हैं पंपास घास के मैदान में, इन फार्म को कहा जाता है एक्टांसिया,
और यहाँ जो ग्वाले रहते हैं उनको कहा जाता है ग्वाको। ग्वाको। जब हमने प्रेरी घास के मैदान पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका में, तो वहां पर के ग्वालों को कहा जाता था काउबॉय। तो ऐसे ही यहाँ पर के ग्वालों को कहा जाता है ग्वाको। तो ये आप याद रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ये बोलीविया ब्राजील, और इस ब्राजील में एक घास का मैदान है जिसका नाम है कंपोस घास के मैदान। कंपोस घास के मैदान। और ये जो कंपोस घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आप देख सकते हैं ये 23.5 डिग्री मकर रेखा के ऊपर स्थित है और इधर भूमध्य रेखा जा रही है यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में स्थित होने के कारण ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके जस्ट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक अमेजन नदी बहती है। अभी नदी इसी में बताऊंगा मैं। तो इस अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र, ये जो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, साल भर इस क्षेत्र में वर्षा होती है और इस वर्षा के कारण यहाँ का क्षेत्र साल भर हरा भरा रहता है। और इस क्षेत्र में एक वन भी पाया जाता है जिसको अमेजन वन कहते हैं। और इसी क्षेत्र में ही एक घास पाया जाता है जिन्हें कहा जाता है सिल्वास घास के मैदान। सिल्वास घास के मैदान। तो सिल्वास घास के मैदान के बारे में याद रखिएगा कि एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि ब्राजील में पाया जाता है और ये अमेजन के सदाबहार वनों के क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये है वेनेजुएला, और वेनेजुएला में एक घास का मैदान है, ये है लानोस। और लानोस भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है क्योंकि ये भी भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। तो ये भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ मैंने 4 घास के मैदान के नाम बताए। एक अर्जेंटीना में याद रखिएगा पंपास घास का मैदान, एक कंपोज घास का मैदान, और एक सिल्वास घास का मैदान, और एक याद रखिएगा लानोस घास के मैदान। आगे बढ़ते हैं तो इसी में ही देखते हैं वनस्पति क्षेत्र। तो ये है अमेजन नदी और इसी क्षेत्र में साल भर वर्षा होने के कारण यहाँ पर अमेजन वन पाए जाते हैं। अमेजन वन पाए जाते हैं। और ये है बोलीविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो मिश्रित वन पाए जाते हैं इनको कहा जाता है ग्रान चाको। इस क्षेत्र में जो मिश्रित वन पाया जाता है, बोलीविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना के क्षेत्र में जो मिश्रित वन पाया जाता है उसको कहा जाता है ग्रान चाको। ग्रान चाको का अर्थ होता है शिकार, यानी इस क्षेत्र को इसीलिए यहाँ शिकार की अधिकता, यानी शिकार मुख्य व्यवसाय यहाँ का शिकार होने के कारण इस भूमि को ही शिकार भूमि कहा जाता है। ग्रान चाको को ही शिकार भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग कुछ 2-3 प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी देखेंगे तो एक हो जाती है ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी, दूसरी है अमेजन नदी, और तीसरी है पराग्वे नदी। ये मुख्य 3 प्रमुख नदी बेसिन है यहाँ पर। तो इसको हम लोग देखते हैं इसी मैप में। यह एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है जो यहाँ पास अमेजन माउथ है, और इस अमेजन माउथ के पास अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। और इस नदी का नाम है अमेजन नदी। और इसी अमेजन नदी के बेसिन में ही अमेजन वन पाए जाते हैं इसके चारों ओर। और इसकी एक सहायक नदी याद रखिएगा जिसका नाम है निग्रो। एक सहायक नदी है इसकी निग्रो, और एक और नीचे से सहायक नदी याद रखिएगा जो है मदिरा। निग्रो और मदिरा इसकी 2 सहायक नदियां हैं अमेजन की। इस क्षेत्र की यानी साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और अमेजन नदी के बारे में याद रखिएगा कि ये विश्व की दूसरी
सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की ही सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी इन द सेंस ये वॉल्यूम में बड़ी है, ठीक है, वॉल्यूम में सबसे बड़ी नदी है, यानी इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है अमेजन नदी की। और लंबाई के क्षेत्र में देखें तो ये नील नदी जो अफ्रीका में स्थित है उसके पश्चात दूसरे नंबर पे है, यह है अमेजन नदी। एक मैंने बताया था ओरिनिको नदी, तो ये है गुयाना, गुयाना उच्च भूमि, और इसी गुयाना उच्च भूमि से ही नदी निकलती है ओरिनिको नदी, और ये ओरिनिको नदी जाकर इधर कैरिबियन सागर में गिर जाती है, तो ये है ओरिनिको नदी। इधर दो नदी देखेंगे, एक है पैराग्वे नदी, यह है पैराग्वे नदी, और इसकी एक सहायक नदी है पराना नदी। पैराग्वे नदी और एक सहायक नदी है इसकी पराना नदी, और ये दोनों नदियां जाकर मिल जाती है इधर अटलांटिक सागर में। तो ये कुछ तीन प्रमुख नदियां थी, एक अमेजन नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, एक ओरिनिको नदी, और एक पैराग्वे और पराना नदी, इसकी सहायक नदी है पराना नदी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इसकी एक और सहायक नदी है यहाँ पर उरुग्वे नदी, ये पैराग्वे और पराना एक जगह जाकर मिल रही है, फिर इससे आगे बढ़ रही है तो यहाँ एक उरुग्वे नदी मिल रही है, और ये दोनों जाकर फिर अटलांटिक सागर में मिल जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका के भौगोलिक परिचय में हमें इतनी ही चीजें पढ़नी थी। आगे नेक्स्ट पार्ट अगले कॉन्टिनेंट के लिए आएगा। थैंक यू।